जय हिंद बच्चों। क्लास 12th अकाउंटेंसी की रिवीजन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रिवीजन का टॉपिक है हमारे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल में हम कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें आपको पार्टनरशिप की मीनिंग देखने को मिलेगी। सेकंड नंबर पे आपको मिलेगा डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। थर्ड में आप देखेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट आप इसी में पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। एंड लास्ट अपन इसी टॉपिक में पढ़ेंगे रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सो लेट्स स्टार्ट। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप? अ पार्टनरशिप फर्म इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। ये एक समूह होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक समूह होता है टू कैरी ऑन अ लीगल बिजनेस, एक लीगल बिजनेस को चलाने के लिए। एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉस, और उस बिजनेस से जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसको वो आपस में क्या करेंगे? बांट लेंगे। द पर्सन्स हु जॉइन हैंड्स टुगेदर टू डू बिजनेस, वो आपस में इसीलिए जुड़े हुए हैं कि वो क्या कर सकें? एक बिजनेस कर सकें। बिजनेस करने के लिए दो लोग जो जुड़े हुए हैं इंडिविजुअली नोन एज पार्टनर। अलग अलग अगर अपन उनको देखें तो उनको अपन क्या बोलेंगे? पार्टनर। अलग अलग अगर बोलेंगे तो जैसे ए और बी, दो व्यक्ति आपस में क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं एक बिजनेस करने के लिए। ठीक, तो ए को अपन पार्टनर बोलेंगे, बी को पार्टनर बोलेंगे। लेकिन अगर कलेक्टिवली ये हो जाए तो कलेक्टिवली एज अ फर्म, तो कलेक्टिवली अगर बोलेंगी तो ए और बी क्या कहलाएंगे? एक फर्म कहलाएगी। और कौन सी फर्म कहलाएगी? वो पार्टनरशिप फर्म। सो ओवरऑल अगर अपन देखें इसका, तो अ पार्टनरशिप फर्म इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स to carry on a legal business and share its profit or losses. The persons who joins hands together to do a business are individually known as partner and collectively a firm. मतलब दो और दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच एक एसोसिएशन होता है। किस पर्पस के लिए एसोसिएशन होता है? एक समूह किस पर्पस के लिए बनाया जाता है? बिजनेस करने के लिए। और उस बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट और लॉस को वो आपस में क्या करेंगे? शेयर करेंगे। जैसे दो पर्सन आपस में मिले हुए हैं बिजनेस करने के लिए, तो दोनों पर्सन को अलग अलग अपन क्या बोलेंगे? पार्टनर बोलेंगे। और जब दोनों को ज्वाइंट कर दिया जाएगा, मतलब कलेक्ट कर लिया जाएगा, एक साथ कर लिया जाएगा, तो एक साथ उन दोनों दोनों पार्टनर्स को क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप। क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप फर्म। आगे देखते हैं डेफिनेशन में अपन देखेंगे सबसे पहले कि जो डेफिनेशन होती है वो डिफाइन होती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत। कौन से सेक्शन में? सेक्शन नंबर 4। चलो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, द टर्म पार्टनरशिप, कौन सी टर्म को डिफाइन कर रहा है यहाँ पे? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन, मतलब दो या दो से अधिक पर्सन व्यक्तियों के बीच क्या होता है? एक रिलेशनशिप होता है। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब दो और दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में क्या होता है? एक समझौता होता है, एक एग्रीमेंट होता है कि भैया हम एक बिजनेस करेंगे, लीगल बिजनेस करेंगे, और उस बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट या लॉस को हम क्या करेंगे? आपस में बांटेंगे। चाहे उस बिजनेस को सभी मिलके चलाएं या सभी के बिहाफ पर कोई एक व्यक्ति चलाएगा बिजनेस। क्लियर? अगर सभी लोग बिजनेस चलाएंगे तो भी प्रॉफिट बटना है, और सभी के बिहाफ पर एक व्यक्ति भी बिजनेस चलाएगा तो भी प्रॉफिट को क्या करना है? बटना है। क्लियर? तो ओवरऑल क्या बोलती है डेफिनेशन कि ये एक रिलेशनशिप होता है दो और दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो एक लीगल बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट को क्या करते हैं? बांटते हैं। बिजनेस कोई भी चलाए, इट डजेंट मैटर। बिजनेस या तो सभी लोग मिलके चला सकते हैं या फिर सभी के बिहाफ पर कोई एक व्यक्ति बिजनेस चला सकता है। क्लियर है? आगे देखते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं? तो फर्स्ट एलिमेंट है आपका इसका एटलीस्ट टू पर्सन्स, मतलब मिनिमम कितने पर्सन होने चाहिए? दो व्यक्ति होने चाहिए, दो पर्सन्स होने चाहिए।
क्लियर। देयर मस्ट बी मतलब होने ही चाहिए, एक व्यक्ति को अपन इंडिविजुअल बोलेंगे। अगर एक व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो कहलाता है सोल प्रोप्राइटर। क्या कहलाता है? सोल प्रोप्राइटर। और जहां एक या दो या दो से अधिक हो गए, मतलब दो व्यक्ति हो गए, तो वो एक दूसरे के आपस में क्या बन गए? पार्टनर बन गए। डांस करने में अगर एक व्यक्ति डांस करता है तो वो कहलाता है सोलो डांस। क्या कहलाता है? सोलो डांस। और जहां दो व्यक्ति आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं, तो वो कहलाएंगे एक दूसरे के पार्टनर। क्लियर है? वो चीज हो गई। इसमें देखते हैं अपन, यहाँ बिजनेस की बात चल रही है। अब देखते हैं, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 persons टू फॉर्म अ पार्टनरशिप एंड ऑल सच पर्सन्स मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वो जो व्यक्ति होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? वैलिड पर्सन्स होने चाहिए, मतलब जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, साउंड माइंड होने चाहिए। साउंड माइंड मतलब कि पागल वगैरह नहीं होना चाहिए, मतलब सोचने समझने की शक्ति उसकी क्या होनी चाहिए? डिफाइन होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। तो वो कहलाता है आपका कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब तो पहली कंडीशन में इसने बोल दिया कि एसेंशियल एलिमेंट में, कि पहली कंडीशन है कि 2 persons का होना कंपलसरी है, मतलब एटलीस्ट 2 persons, मिनिमम 2 person का होना इसमें कंपलसरी है। और वो दोनों पर्सन्स क्या होने चाहिए? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा को वो समझने वाले होने चाहिए। ठीक। नेक्स्ट, एग्रीमेंट। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट टू फॉर्म पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप फर्म आपको बनानी है, पार्टनरशिप में आपको एंटर होना है, तो अगर 2 पर्सन आपस में एंटर हो रहे हैं तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? एक एग्रीमेंट होना चाहिए, एक समझौता होना चाहिए। उस समझौते में वो सारी चीज़ें लिखी होंगी जो उनकी फर्म से रिलेटेड होंगी, उनके बिजनेस से रिलेटेड होंगी। दिस एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन। ये एग्रीमेंट या तो ओरल हो सकता है, मौखिक हो सकता है, या तो रिटन हो सकता है। रिटन मतलब लिखित भी हो सकता है। ओरल मतलब मौखिक और रिटन मतलब लिखित भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, लीगल बिजनेस होना चाहिए। कैसा बिजनेस होना चाहिए? लीगल। लीगल अब कैसे होगा? भैया हमने बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराया है टेक्सटाइल बिजनेस के लिए, मतलब कपड़ों का अपन क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे। अब उस कपड़े के बिजनेस के अंदर हम कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? लिकर का बिजनेस कर रहे हैं, शराब वराब वगैरह बेच रहे हैं। तो जिस चीज़ का हमने रजिस्ट्रेशन कराया वो हमारे लिए कहलाएगा लीगल बिजनेस, लेकिन हम बैक में जो काम कर रहे हैं वो कहलाएगा हमारे लिए इलीगल। तो इलीगल में क्या होती है? पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दिया जाता है, थ्रू कोर्ट हो जाएगा, या फिर ऑटोमेटिकली कानून के द्वारा वो रजिस्टर्ड खत्म हो जाएगा, मतलब एक बार डिस्क्वालीफाइड कहला जाएंगे वो। तो बिजनेस कैसा होना चाहिए? मस्ट बी अ लीगल बिजनेस। तो एन एग्रीमेंट शुड बी फॉर द पर्पस ऑफ केयरिंग ऑन अ बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस और प्रोफेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक लीगल बिजनेस फॉर्म कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप, आपस में दो व्यक्ति मिल गए, जैसे मान लो प्रोफेशन कैसे हो सकता है? एक डॉक्टर है ए नाम का और दूसरा डॉक्टर है बी नाम का, दोनों आपस में मिल गए और बोले भैया यार मेरे पास भी कम पैसा है, तुम्हारे पास भी कम पैसा है, हम उन दोनों अमाउंट्स को मिला के एक क्लिनिक खोल लेते हैं, और जो भी प्रॉफिट उस क्लिनिक से होगा वो हम आपस में बांट लेंगे। तो वो कहलाता है उन लोगों का प्रोफेशन, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर सर्विस प्रोवाइडर। क्लियर है? वैसे ही बिजनेस करने के लिए भी दो लोग आपस में मिल जाते हैं और वो लोग भी क्या करते हैं? एक बिजनेस ही करते हैं। तो बिजनेस और प्रोफेशन होता है इसमें। द बिजनेस टू बी कैरिड ऑन बाय द पार्टनर शुड बी लीगल। कैसा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। इलीगल बिजनेस में पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब अगर कोई पार्टनर पैसा लगा रहा है तो उसके बदले में उसके अमाउंट के इक्वल उसको क्या मिलना चाहिए? रिटर्न मिलना चाहिए। देखते हैं, द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस इन अ पर्टिकुलर रेशो। एक ऐसा अनुपात होना चाहिए जिसमें उनको क्या मिलना चाहिए? प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए, ऐसा समझौता होना चाहिए जिसमें प्रॉफिट और लॉस का बंटवारा आराम से हो सके, बिना किसी डिस्प्यूट के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के। प्रॉफिट क्या होना चाहिए? बटना चाहिए, और लॉस को बियर करना चाहिए। स्वाभाविक सी कहानी है। नेक्स्ट आता है म्यूचुअल एजेंसी। देयर शुड बी अ म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप अमंग्स द पार्टनर। पार्टनर्स के बीच में एक ऐसा समझौता होना चाहिए, एक ऐसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो एक दूसरे को क्या करें? समझें, है ना। एक पार्टनर है ए और दूसरा पार्टनर है बी। अगर हम बात करें तो ये आपस में एक दूसरे के लिए क्या है? एक दूसरे के एजेंट भी हैं और एक दूसरे के प्रिंसिपल भी हैं, मतलब ये दोनों मालिक भी हैं उस फर्म के, और ये दोनों उस फर्म में काम करने वाले भी हैं। तो एजेंट मतलब काम करने वाला हो सकता है, और जो मालिक होगा वो प्रिंसिपल हो सकता है। तो यहाँ बोल रहा है कि म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप मीन्स द ईच पार्टनर इज बोथ एन एजेंट एज एंड द प्रिंसिपल। ईच पार्टनर्स इज एन इन द सेंस दैट ही कैन
बाइंड द अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट डन, मतलब जो भी काम ए करेगा बी उसके लिए लायबल हो जाएगा, और जो भी काम बी करेगा वो ए के लिए लायबिलिटी बन जाएगी। क्लियर है? मतलब एक दूसरे के एक्ट से दोनों ही क्या हो जाएंगे, लायबल हो जाएंगे। यही हमारी कहलाती है म्यूचुअल एजेंसी, मतलब दोनों पार्टनर प्रिंसिपल भी हैं और दोनों पार्टनर एजेंट भी हैं। ये है यहाँ पे। नेक्स्ट नेक्स्ट अपना पॉइंट है नंबर ऑफ पार्टनर्स। अब नंबर ऑफ पार्टनर्स की कहानी यहाँ पे आ रही है, तो नंबर ऑफ पार्टनर्स क्या होते हैं, तो हमने पहले ही देख लिया कि एटलीस्ट 2 पार्टनर, मतलब मिनिमम कितने होते हैं, 2। अब अपन देखते हैं मैक्सिमम की लिमिट क्या है। तो द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द पार्टनर्स इन अ फर्म इज 2 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द बैंकिंग फर्म शुड बी 10। मिनिमम तो 2 होते हैं, लेकिन बैंकिंग बिजनेस के लिए उन्होंने क्या डिसाइड कर दिया है, 10। एंड इन द अदर फर्म शुड बी 20, और बैंकिंग के अलावा जो भी फर्म होगी वहाँ पे कितनी लिमिट इसने डाली है, 20। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन से बेटा, करेक्शन ये है कि पहले तो ये चीज़ हुआ करती थी कि मिनिमम बैंकिंग में कितने होंगे, मैक्सिमम कितने होंगे बैंकिंग बिजनेस में, 10 होंगे, और जनरल बिजनेस में कितने होंगे, 20। लेकिन इस लिमिट को अब कर दिया गया है 50। कितना कर दिया गया है, 50 कर दिया गया है कि मैक्सिमम लिमिट इन पार्टनरशिप फर्म इज 50, चाहे वो बैंकिंग बिजनेस हो चाहे वो नॉन बैंकिंग बिजनेस हो, दोनों ही बिजनेस के लिए मैक्सिमम लिमिट कितनी कर दी गई है, 50 कर दी गई है। तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50, चाहे वो बैंकिंग बिजनेस हो चाहे वो नॉन बैंकिंग बिजनेस हो। तो नंबर ऑफ पार्टनर्स की कंडीशन में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, एक समझौता होता है जो रिटर्न में होता है। कौन से फॉर्म में होता है, रिटर्न फॉर्म में होता है, और उसमें सारी टर्म एंड कंडीशंस को इंक्लूड किया जाता है जो पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड होती है। अब अपन देखते हैं कैसे वो रिलेटेड होगी वो फर्म से, आगे देखें। चलिए, एज स्टेटेड अबव द पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड बाय एन एग्रीमेंट। एक समझौते के थ्रू क्या होती है, एक पार्टनरशिप फर्म का निर्माण होता है। दिस एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन, दोनों क्या हो सकते हैं। पहले तो अपन ने ये पढ़ लिया था कि भैया एग्रीमेंट या तो ओरल हो सकता है, मौखिक हो सकता है, या तो रिटन हो सकता है, लिखित में भी हो सकता है। लेकिन थ्रू द लॉ डज नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड दैट देयर शुड बी एन एग्रीमेंट इन राइटिंग, बट द एब्सेंस ऑफ written agreement may be the source of problem in managing the affairs of the partnership firm। क्या बोल रहा है कि अगर हमने तो पहले देख लिया कि जो समझौता होना चाहिए, जो एग्रीमेंट होना चाहिए, या तो वो मौखिक होना चाहिए या तो वो लिखित होना चाहिए, ओरल या रिटन हो सकता है। लेकिन अगर आपका ओरली कोई एग्रीमेंट है तो ओरली में तो आदमी कुछ भी बोल सकता है। ये भी आज अपन दो लोगों के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ कि भैया चलो अपन एक बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा 50% मेरा होगा, 50% आपका होगा। बाद में उसने आपके साथ फ्रॉड कर दिया, 60% खुद रख लिया और 40% आपको दे दिया, तो ये गलत है कि नहीं है। अब ये लिखित में अगर नहीं होगा तो आपके साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है कि भैया कहाँ जस्टिफाई करोगे आप इस चीज़ को कि उसने 40 लिया, उसने आपको 40 दिया और खुद अपने लिए 60 रख लिया। अच्छा यही होगा कि वो जो एग्रीमेंट है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, रिटर्न फॉर्म में। रिटर्न फॉर्म में आपके पास एक प्रूफ हो जाता है कि आपको आपके लिए जो वर्ड वहाँ पे लिखा हुआ है वही आपको क्या होगा, रिसीव होगा। अगर वहाँ 50-50 लिखा हुआ है तो 50-50 होगा, अगर वहाँ 60-40 लिखा है तो फिर 60-40 मिलेगा। क्लियर? फिर वहाँ पे कोई डिस्प्यूट होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो पार्टनरशिप डीड में यही चीज़ होती है कि जो एग्रीमेंट होता है वो रिटर्न फॉर्म में होता है और उसमें सारी टर्म एंड कंडीशंस लिखी होती हैं जो आपसे संबंधित होती हैं। क्लियर? मतलब जो पार्टनर्स से संबंधित होती हैं। पार्टनर्स के लिए, पार्टनर्स के फेवर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें उस पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी होती हैं। क्लियर? अब अगर अपन देखते हैं कि जो पार्टनरशिप फर्म में कंटेंट्स होते हैं वो कौन कौन से कंटेंट को इंक्लूड किया जाता है ताकि हमारी पार्टनरशिप डीड कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। फर्स्ट फर्स्ट थिंग इज दैट नेम ऑफ द फर्म। पार्टनरशिप तो बन गई, दो लोग आपस में मिल गए। अब मिलने के बाद उन्होंने अपनी फर्म का नाम क्या रखा, XYZ रखा कि ABC रखा कि क्या रखा, है ना, लक्ष्मी ब्रदर्स रख लिया, कुछ भी रख लिया, एंटरप्राइजेस रख लिया, जियो कंपनी रख लिया, कुछ भी। तो ये सब क्या होते हैं, नेम ऑफ द फर्म होते हैं, फर्म का ये नाम होता है। अब फर्म के नाम के बाद अपन क्या करेंगे, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑल द पार्टनर्स। नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑल द पार्टनर्स, मतलब नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर। मतलब क्या बोल रहा है कि हर पार्टनर का नाम लिखित में होना चाहिए और साथ ही साथ उस पार्टनर का क्या होना चाहिए, एड्रेस भी वहाँ पे प्रेजेंट
होना चाहिए, डीड में लिखा होना चाहिए। अगर कल को कोई डिस्प्यूट हो जाए तो आप उसके घर में जाके उसको बोल सको भैया आपने हमारे साथ फ्रॉड किया है। क्लियर है? तो उसका नाम और उसका एड्रेस वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट बोल रहा है नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस। मतलब क्या कि किस चीज़ का बिजनेस आप कर रहे हो वो कहलाता है नेचर ऑफ द बिजनेस, और कहाँ पे आप उस बिजनेस को कर रहे हो वो कहलाता है प्लेस ऑफ द बिजनेस। तो नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस भी वहाँ पे लिखा होना अनिवार्य होता है। मतलब ये पार्टनरशिप डीड के टर्म्स कंटेंट्स हैं जो उसमें लिखे होते हैं। फर्स्ट थिंग नेम ऑफ द फर्म, सेकेंड थिंग नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑल द पार्टनर, थर्ड थिंग नेचर ऑफ द बिजनेस एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस, दोनों पॉइंट को एक बना दिया है। देन ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, कितने साल के लिए, तो वो कहलाता है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। देन डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, मतलब किस डेट से बिजनेस स्टार्ट होगा वो कहलाता है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। मतलब जिस डेट में आप एग्रीमेंट करोगे, जिस डेट में आपका लिखित समझौता होगा, सबके साइन हो जाएंगे, तो वही डेट आपकी क्या बन जाएगी, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। क्लियर? नेक्स्ट बोल रहा है अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, मतलब कितना कितना पैसा हर पार्टनर ने फर्म को कंट्रीब्यूट किया है, कितना कितना पैसा उन्होंने फर्म में लगाया है, उनकी सारी डिटेल उस पार्टनरशिप डीड में लिखी जानी चाहिए, ताकि बाद में कोई इशू ना बने। अगर कोई पार्टनर छोड़ के जाएगा तो वो अपने हिस्से का पैसा लेके चला जाएगा। क्लियर है? तो कितना पैसा किस पार्टनर ने लगाया है ये उस डीड में लिखा होता है। नेक्स्ट रेशो इन विच प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड, बाद में अब पैसा तो लगाया भैया, पैसे लगा दिए उसने, पैसे लगाने के बाद उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद प्रॉफिट और लॉस कमाया, प्रॉफिट कमाया तो उस प्रॉफिट को बांटना, किस रेशो में वो प्रॉफिट बटेगा वो रेशो भी वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। दैट मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मस्ट बी प्रेजेंट इन पार्टनरशिप डीड। ये लिखा होता है कि कितना प्रॉफिट किस पार्टनर को मिलेगा। क्लियर? आगे देखते हैं 8th पॉइंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड ड्रॉइंग। अगर कोई पार्टनर फर्म में कैपिटल लेके आता है तो उसको कितना इंटरेस्ट उस कैपिटल पे दिया जाना है, और अगर वो उसी कैपिटल में से कुछ पैसा अपने पर्सनल यूज़ के लिए, दैट मीन्स ड्राइंग पर्सनल यूज़ के लिए अगर वो यूज़ कर लेता है उस पैसे को, तो उस ड्राइंग पे उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है। कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है और ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेती है फर्म। फर्म मतलब कि कंपनी जो बिजनेस कर रहे हैं। क्लियर है? तो कैपिटल पे इंटरेस्ट बिजनेस देता है पार्टनर को, और ड्राइंग अगर कर लेता है कोई पार्टनर तो पार्टनर से उससे उल्टा वसूल करती है कंपनी फिर। क्लियर है? नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। अगर पैसों की कमी पड़ जाए, कैपिटल तो उस पार्टनर ने लगाया है, अगर एडिशनल पैसा लगाता है तो उस अमाउंट को बोलते हैं अपन लोन बाय द पार्टनर्स। क्या कहलाता है वो? लोन बाय द पार्टनर। अब लोन दिया है तो लोन पे तो इंटरेस्ट लगेगा भैया। आप बैंक से भी लोन लेते हो तो भी इंटरेस्ट लगता है किसी से। अगर आप पैसा लेते हो तो अगर वो लेता है आपसे इंटरेस्ट तो ठीक है, और नहीं लेता तो और बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोन पे हमेशा इंटरेस्ट लगता है। 10th कंडीशन सैलरी मिलती है। अगर कोई पार्टनर एज अ एजेंट काम कर रहा है फर्म के अंदर तो उसको उसके बदले में कुछ ना कुछ रिम्यूनरेशन मिलेगा। रिम्यूनरेशन दैट मीन्स क्या, या तो उसको सैलरी मिलेगी उसके बदले में एक्स्ट्रा काम करने के बदले में, या फिर उसको एक्स्ट्रा काम करने के बदले में कमीशन मिलेगा। तो सैलरी एंड कमीशन एटसेट्रा, सैलरी कमीशन एटसेट्रा इफ एनी पेबल टू द पार्टनर्स। अगर कोई सैलरी मिलती है तो वो सैलरी भी उसमें लिखी होती है, कमीशन अगर कोई पार्टनर को मिल रहा है तो वो कमीशन भी वहाँ पे लिखा होता है। नेक्स्ट पॉइंट मेथड ऑफ कंप्यूटेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। मतलब जब भी फर्म का पुनर्गठन होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाएगी, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, कैसे वो कैलकुलेट होगी, वो सारी चीज़ें उसमें मेथड दी जाती है। किसमें? पार्टनरशिप डीड के अंदर। मोड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ ऑफ अ पार्टनर। मतलब सेटलमेंट किस तरीके का होगा अगर पार्टनर फर्म को छोड़ के चला जाता है, रिटायरमेंट ले लेता है, बोलता है भैया मेरे को फर्म में नहीं रहना है, तो वो फर्म से चला जाएगा, तो जो जो चीज़ें वो लेके आया था उन सारी चीज़ों का क्या किया जाएगा, सेटलमेंट किया जाएगा। तो कैसे सेटलमेंट किया जाएगा उसके मोड को वहाँ पे डिसाइड कर दिया जाता है। मतलब तरीका, मोड मतलब तरीका कि किस तरीके से उसका सेटलमेंट होगा। अगर खुदा ना खास्ता किसी पार्टनर की क्या हो गई है, डेथ हो गई है ना, उसके साथ कोई अनहोनी हो गई है, डेथ हो गई है उसकी, तो उसके जो एग्जीक्यूटर है, उस एग्जीक्यूटर उसका जो उत्तराधिकारी होगा, उस उत्तराधिकारी को क्या पेमेंट मिलेगा, कैसे पेमेंट मिलेगा, कहाँ से पैसा दिया जाएगा उसको वापस, वो सारी टर्म एंड कंडीशंस वहाँ पे लिखी होती हैं। नेक्स्ट है हमारा मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये जितने भी टॉपिक आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे गुडविल,
है ना, कंप्यूटेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसका एक अलग चैप्टर अपन अभी देखेंगे रिवीजन के टाइम पे। फिर रिटायरमेंट, ये भी एक अलग टॉपिक है। डेथ, ये भी एक अलग टॉपिक है। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये भी आपका एक अलग टॉपिक है। तो मोड्स ऑफ सेटलमेंट्स ऑफ अकाउंट्स इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म का विघटन, डिसोल्यूशन मतलब विघटन, फर्म का टूटना। फर्म जब टूटती है तो किस तरह से सेटलमेंट होता है सारे पार्टनर्स का, वो सारी टर्म एंड कंडीशंस जो भी रहती हैं वो सारी इसमें इंक्लूड की जाती हैं। मतलब जितना भी कहना चाहिए आपका टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, जो भी आपकी कंडीशंस वहाँ पे रिलेटेड होगी पार्टनर से, फर्म से, वो सारी चीज़ें वहाँ लिखित में होती हैं। कहाँ पे? पार्टनरशिप डीड के अंदर। तो पार्टनरशिप डीड एक एज अ रिटन एग्रीमेंट होता है जिसमें सारी टर्म एंड कंडीशंस और उसके कंटेंट्स जो इंक्लूड किए जाते हैं वो सारे उसमें लिखित तौर पे होते हैं, जो पार्टनर्स के फेवर में भी होते हैं और फर्म के फेवर में भी होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्या क्या रूल्स होते हैं अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है तो? क्लियर? मतलब ओरल डीड बनी थी आपकी, ओरल पार्टनरशिप बनी थी जिसमें आपने मौखिक एग्रीमेंट कर लिया था। अब उस मौखिक एग्रीमेंट में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो किस तरह से सेटल किया जाता है वो अपन देखते हैं। क्लियर? मतलब रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर लिखित में है तो भैया फिर तो अच्छी बात है, उसमें कोई हिचवाली बात ही नहीं है ना, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपके डीड में लिखी हुई हैं। लेकिन अगर डीड नहीं बनाई गई है तो आपको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा वो यहाँ से डिसाइड होता है। तो रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पहला पॉइंट है द पार्टनर्स विल शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन द इक्वल रेशो। अगर कोई डीड नहीं बनी है तो प्रॉफिट और लॉस का बराबर बराबर हिस्सा बटेगा। अगर 3 पार्टनर हैं तो उसके 3 हिस्से होंगे, 4 पार्टनर हैं तो 4 हिस्से होंगे, 2 पार्टनर हैं तो 2 हिस्से होंगे। मतलब बराबर बराबर सबको प्रॉफिट और लॉस बटेगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी गिवन एट द रेट 6% पर एनम टू द पार्टनर्स। अगर लोन दिया है, अगर डीड में लिखा है कि भैया 10% मिलना चाहिए तो 10% ही मिलेगा। लेकिन अगर डीड साइलेंट है, अगर डीड वहाँ पे नहीं बनाई गई है, ओरल एग्रीमेंट हुआ था पहले, तो वहाँ पे आपको कितना और कितना मिलेगा लोन पे इंटरेस्ट? केवल और केवल 6% मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, नो इंटरेस्ट इज अलाउड टू द पार्टनर्स ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम। जो कैपिटल फर्म में पार्टनर के द्वारा लगाई जाती है उस पर उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो। डीड में अगर लिखा हुआ है कि 5% मिलना चाहिए तो मिलेगा 5%, 10% लिखा हुआ है तो 10% मिलेगा। लेकिन अगर कहीं भी कोई भी एग्रीमेंट नहीं बनाया गया है, लिखित में नहीं है कि इतना मिलना चाहिए, तो उसको कुछ भी वहाँ पे नहीं मिलेगा। मतलब एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के केस में वहाँ पे उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता। क्या मिलता है? इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है, और वो भी कितने परसेंट मिलता है? 6% मिलता है। और जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो कैसे बटेगा? बराबर बराबर, इक्वली बटेगा। क्लियर? आगे देखते हैं, 2 पॉइंट और बचे हुए हैं हमारे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोल रहा है नो पार्टनर्स इज टू गेट एनी रेम्यूनरेशन सच एज सैलरी, कमीशन एटसेट्रा फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द बिजनेस। मतलब बिजनेस में पार्टिसिपेट करने के लिए किसी भी तरह की सैलरी उसको नहीं मिलेगी, किसी भी तरह का कमीशन उसको नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो। डीड में अगर लिखा होता कि सैलरी देना है तो देना पड़ेगा, कमीशन लिखा है तो देना पड़ेगा। लेकिन अगर डीड नहीं है तो उसको ना तो सैलरी मिलेगी और ना ही उसको कमीशन मिलेगा। आगे देखते हैं, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स मेड बाय द पार्टनर्स। अब भैया स्वाभाविक सी बात है कि जब उसकी कैपिटल पे उसको इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा है एब्सेंस के केस में, तो उसके द्वारा जो पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला गया है दैट इज ड्राइंग, उस ड्राइंग पे भी किसी भी तरह का इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। मतलब किसी भी तरह का इंटरेस्ट उसकी ड्राइंग पे नहीं लगाया जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो 5 पॉइंट्स हमारे पास दिए गए हैं। इनमें से पहला पॉइंट है आपका कि अगर डीड हमारी साइलेंट है तो प्रॉफिट और लॉस बराबर बराबर बटेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी गिवन एट द रेट 6% पर एनम। लोन पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा केवल और केवल 6%। कैपिटल पे किसी भी तरह का इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, मतलब इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा कैपिटल पे। पार्टनर्स को किसी भी तरह की सैलरी नहीं मिलेगी, कमीशन नहीं मिलेगा, और उसकी ड्राइंग पे किसी भी तरह का इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। दैट्स ऑल। थैंक यू बच्चों।